मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 सालों तक भारत पर राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ और जहां आज के बिहार और बंगाल स्थित है वहां था। इसकी राजधानी उस समय पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसे आज हम पटना के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कई छोटे छोटे राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था और आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान और सबसे शक्तिशाली वंश बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रतिक, देववर्मन और शतधन्वन और बृहद्रथ जैसे महान राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य और उनका मूल 325 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत पर सिकंदर का शासन था। यह वह इलाका है जहां आज का संपूर्ण पाकिस्तान स्थित है। जब सिकंदर पंजाब पर चढ़ाई कर रहा था तब एक ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य था मगध को साम्राज्य विस्तार के लिए प्रोत्साहित करने आया। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था जो पड़ोसी राज्यों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। उस समय मगध के सम्राट घनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से निकलवा दिया था। उसने कहा था कि तुम एक पंडित हो और अपनी चोटी का ही ध्यान रखो। युद्ध करना राजाओं का काम है, तुम्हें सिर्फ भिक्षा मांगना है। तुम भिक्षा मांगो और अपना जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार उसको अपमानित कर नंदवंशीय शासक घनानंद ने उसकी शिखा पकड़कर दरबार से निकलवा दिया था। तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि घनानंद को एक न एक दिन सिंहासन से हटाकर दिखाएंगे और उसे सबक सिखाएंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति उनकी माता मूरा से मिली है। मूरा शब्द का संशोधित शब्द ही मौर्य है, यानी कि मूरा से ही मौर्य शब्द बना है। हालांकि इतिहास में यह पहली बार देखा गया है कि माता के नाम से पुत्र का वंश चला हो। चंद्रगुप्त मौर्य शक्तिशाली शासक था। वह उसी गण प्रमुख का पुत्र था जो चंद्रगुप्त की बाल्यावस्था में ही एक योद्धा के रूप में मारा गया था। चंद्रगुप्त में राजा बनने के स्वाभाविक गुण थे। इसी योग्यता को देखते हुए चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया एवं एक सबल और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की नींव डाली जो आज तक एक आदर्श बना हुआ है। मगध पर विजय। इसके बाद चाणक्य ने भारत में जासूसों का एक जाल सा बिछा दिया जिसने राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि की गुप्त सूचना एकत्र की जा सके। उस समय यह एक अभूतपूर्व कदम था। पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाने के बाद उसने चंद्रगुप्त को यूनानी आक्रमणकारियों को मार भगाने के लिए तैयार किया। इस कार्य में उसे गुप्तचरों के विस्तृत जाल से बहुत मदद मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में गृह युद्ध को उकसाया। उसने गुप्तचरों नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में मिला लिया। इसके बाद नंद ने अपना पद छोड़ दिया और चाणक्य को विजयश्री प्राप्त हुई। नंद को निर्वाचित जीना पड़ा। इसके बाद उसका क्या हुआ इसका किसी को पता नहीं है। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जनता का विश्वास भी जीता और इसके साथ सभी अधिकारों को भी अपना लिया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध पर कब्जा होने के बाद चंद्रगुप्त ने सत्ता के केंद्र पर स्थित हो चुका था। चंद्रगुप्त ने पश्चिम तथा दक्षिण भारत पर विजय अभियान आरंभ कर दिया। इसकी जानकारी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेखों में लिखा हुआ है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्यगुप्त द्वारा बनाया गया था। पुष्यगुप्त उस समय अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। उत्तर पश्चिम भारत को यूनानी शासकों से मुक्ति दिलाने के बाद उनका ध्यान दक्षिण की तरफ गया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेना सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व के आसपास हराया। ग्रीक विवरण पर इस विजय का उल्लेख नहीं है, पर इतना कहा जाता है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई थी जिसके अनुसार सेल्यूकस ने कांधार, काबुल, हिरात और बलूचिस्तान जैसे प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिए थे। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भेंट किए थे और ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी कर्णालिया से विवाह किया था। कर्णालिया को हिलना भी कहा जाता है और यह सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। प्लूटर के अनुसार हेड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त उस समय तक सिंहासन पर आसीन हो चुके थे। उसने अपनी 6 लाख की विशाल सेना से संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त की और अपने अधिकार कर लिया। यह टिप्पणी थोड़ी अतिशयोक्ति कही जा सकती है,
क्योंकि इतना ज्ञात है कि कावेरी नदी पर उसके दक्षिण के क्षेत्रों में समय चोलों, पांड्यों, सत्यपुत्रों तथा केरल पुत्रों का शासन था। अशोक के शिलालेख कर्नाटक में चित्तलदुर्गा पर अहिरागुडो तथा मास्की में पाए गए हैं। इसके शिलालेख धर्मोपदेश प्रथम तथा त्रयोदशी में उनके पड़ोसी चोल, पांड्यों तथा अन्य राज्यों का वर्णन मिलता है, क्योंकि ऐसी जानकारी नहीं मिलती है कि अशोक द्वारा उसके पिता बिंदुसार से दक्षिण में कोई युद्ध लड़ा हो। उसके बाद विजय प्राप्त हुई, ऐसा माना जाता है कि उन पर चंद्रगुप्त ने ही विजय प्राप्त की थी। बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार का श्रेय आमतौर पर बिंदुसार को ही दिया जाता है। हालांकि उसने विजय अभियान का कोई साक्ष्य नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार उनकी मां का नाम दुर्धरा था और पुराणों में वर्णित बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया था। उसे अमित्रघात यानी दुश्मनों का संहार करने वाला का उपाधि भी दी गई थी। इस यूनानी ग्रंथों में अमित्रोकेडिस के नाम से भी जाना गया है। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। उसने एक यूनानी शासक एंटियोको प्रथम से सूखी अंजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक की मांग की थी। उसे अंजीर व शराब तो दे दी गई थी, किंतु दार्शनिक देने से मना कर दिया गया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक है। साम्राज्य के विस्तार तथा अतिरिक्त प्रशासन तथा धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में उनका नाम अकबर जैसे महान शासकों के साथ लिया जाता है। हालांकि वे अकबर से कई शक्तिशाली एवं महान सम्राट थे। कई विद्वान सम्राट अशोक को सबसे सफलतम शासक भी मानते हैं। अपने राजकुमार के दिनों में उन्होंने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया था, परंतु कलिंग की लड़ाई उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उनका मन युद्ध में नरसंहार की गिलानी से भर गया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था। उन्होंने देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी जैसी उपाधि धारण की। सम्राट अशोक के शिलालेख पर उत्कीर्ण उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पाए गए हैं। उसने धर्म का प्रचार करने के लिए विदेश में भी अपने प्रचारक भेजे। जिन जिन देशों में प्रचारक भेजे गए उनमें सीरिया, पश्चिमी एशिया, मकदूनिया, एंटीनागोटक, साइलीन आदि शामिल हैं। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी को राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका जल मार्ग से रवाना किया। पटना यानी पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक महेंद्र घाट का नाम इसी महेंद्र के नाम पर रखा गया है। युद्ध से मन उब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक विशाल सेना को बनाए रखा था। ऐसा इसलिए दोस्तों ताकि विदेशी आक्रमणकारियों से बचा जा सके। दोस्तों अगले भाग में हम मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण पहलुओं को और जानने का प्रयास करेंगे, तो अगला भाग जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।